नमस्कार। आज हम मेंटेनेंस की बात करेंगे और मैं आज आपको समझाऊंगी कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पति या पत्नी कोर्ट से अपने लिए भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस और कोर्ट केस चलाने का खर्चा कैसे मांग सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन सी वो सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट में जिसके तहत मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण और कोर्ट केस चलाने का खर्चा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और वो है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट। जी हाँ, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात करती है। ठीक है जी। अब इस कानून में क्या लिखा है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं कि मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मेंटेनेंस को हिंदी में बोलते हैं भरण पोषण यानी कि जीवन यापन करने का खर्चा। तो पति और पत्नी दोनों में से कोई भी कोर्ट से इसे क्लेम कर सकता है। ठीक है, कोई बार नहीं है जेंडर का यहाँ पे, ये पति और पत्नी दोनों के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करती है। जो भी फाइनेंशियली वीक है, जो कमज़ोर है, जो कोर्ट केस का खर्चा नहीं उठा सकता, जो कि अपना खुद का खर्चा नहीं उठा सकते, वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके खर्चा मांग सकते हैं। पति भी मांग सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म इज मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट। अब मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट का मतलब होता है वो मंथली अलाउंस जो फाइनेंशियली वीक स्पाउस को दिया जाता है ताकि वो अपना गुजारा चला सके जब तक कि जो केस है वो फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता। ठीक है जी। और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कोर्ट केस चलाने का खर्चा। ठीक है जी। तो जो भी कोर्ट केस चलाने के जो खर्चे होते हैं, जैसे कि एडवोकेट की फीस है, कोर्ट फीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का खर्चा है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, विटनेसेस को बुलाने का जो खर्चा है, वो सब भी दूसरे पार्टनर से यानी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर पार्टनर है उससे मांगा जा सकता है। अब ये तीनों टर्म्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, जो एक्चुअली में अभी फ़िलहाल मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है जी, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं और कुछ ही टाइम में वो यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब हम समझते हैं कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का कानून कहता क्या है, उसमें लिखा क्या है। ठीक है जी। देखिए, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का कानून ये कहता है सिंपल भाषा में कि अगर कोई पति या पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं, जैसे कि वो डिवोर्स केस है, अनलमेंट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, जुडिशियल सेपरेशन है, या कोई अपील चल रही है और वो अपना खर्चा नहीं उठा सकते, उनका गुजारा नहीं चल रहा है और वो कोर्ट केस का खर्चा भी नहीं उठा सकते, तो वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो उनका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर स्पाउस है, जिनके अगेंस्ट उन्होंने केस किया है, वो एप्लीकेशन लगाई है, वो उनको उनका पर्सनल गुजारा खर्चा दे और साथ ही साथ कोर्ट केस चलाने का, कोर्ट केस लड़ने का खर्चा भी दे। ठीक है जी। और कोर्ट इस एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए दूसरे स्पाउस को ये ऑर्डर कर सकते हैं कि वो फाइनेंशियली वीकर स्पाउस को जो मंथली अलाउंस है, जो मंथली जो भी अमाउंट फिक्स किया जाता है कोर्ट के द्वारा, वो उसको दे और साथ ही साथ कोर्ट केस चलाने का खर्चा भी दे। और ये अमाउंट डिसाइड करते टाइम जो कोर्ट है वो पिटिशनर की इनकम और रिस्पोंडेंट की इनकम दोनों को ही ध्यान में रखते हुए ही फैसला करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं, एक पत्नी की तरफ से और एक पति की तरफ से, ताकि आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक लड़की है जिसको उसके ससुराल वालों ने ससुराल से निकाल दिया है और वो अपने मायके में बैठी हुई है। ठीक है जी। और पत्नी जो है परेशान होकर कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की पिटिशन दायर कर देती है। तो इस पिटिशन के साथ यानी कि घर बसाने का जो ये केस है, जिसको हम सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस बोलते हैं, पिटिशन बोलते हैं, इसके साथ साथ वो पत्नी सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो भी साथ ही साथ लगा सकती है और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि उनके पति को डायरेक्शन दिए जाए कि वो उनको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस और कोर्ट केस चलाने का खर्चा दें। तो अगर तो जो पत्नी है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है यानी कि हाउसवाइफ है, गृहिणी है, वो कोई काम नहीं करती, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कोर्ट इस केस में हस्बैंड को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि वो पत्नी को मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स दे यानी कि कोर्ट केस चलाने का खर्चा दे। ठीक है। एक और सिचुएशन हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए वाइफ जो है वर्किंग है लेकिन वो बहुत कम कमाती हैं, बहुत ही माइनर सा उनका अमाउंट है जो वो कमाती है, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है दोनों पार्टीज के इनकम एफिडेविट्स को
देखते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए, उनको एसेस करने के बाद ही जो है पत्नी के हक में मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर पास कर सकती हैं। ठीक है जी। अब हम हस्बैंड की तरफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक हस्बैंड है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से जो कंपनी है जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे वो बंद पड़ जाती है और उसकी वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है जी। अब उनकी जो पत्नी है वो ठीक ठाक कमा लेती हैं, वो अच्छी जॉब कर रही है, मान लीजिए 50,000, 60,000 या लाख रुपए तक वो कमा लेती हैं। ठीक है। अब फिर किसी वजह से उन दोनों पति पत्नी के बीच में कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं और जो वाइफ हैं वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डिवोर्स का केस कोर्ट में फाइल कर देती है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो हस्बैंड है वो खुद का भरण पोषण नहीं कर सकते, वो अपने कोर्ट केस का खर्चा नहीं उठा सकते, तो हस्बैंड भी सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनकी वाइफ को डायरेक्शन दी जाए कि वो उनको मेंटेनेंस दे और कोर्ट केस चलाने का खर्चा भी दे। अब बहुत सारे हस्बैंड्स का यहाँ पे सवाल आता है कि मैम हमारी वाइफ जो है वो वर्किंग है और वो बहुत अच्छा कमा लेती हैं, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या तब भी हमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और कोर्ट केस चलाने का खर्चा देना पड़ेगा? देखिए, कोर्ट जो है बहुत बारीकी से इस विषय पे ध्यान देती है और अगर तो आप कोर्ट में अपने इनकम एफिडेविट सबमिट करके ये साबित कर सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो अच्छा कमा लेती हैं, तो कोर्ट उन दैट केस जो है मेंटेनेंस को डिनाई भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो कोर्ट केस चलाने का जो खर्चा है यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स जिसको हम बोलते हैं उसको भी डिनाई कर सकती है, प्रोवाइडेड आप कोर्ट में ये साबित कर सकें तो। ठीक है जी। इनिशियल टाइम में कि मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। अब दूसरा एक और यहाँ पे बात समझने वाली है और आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ इनकम जनरेटिंग होना ही काफ़ी नहीं होता है मेंटेनेंस को डिनाई करवाने के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे आपको ये बात भी समझनी है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है ऑन डिसाइडिंग द फैक्ट कि मेंटेनेंस वाइफ को ग्रांट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यानी कि जिसको हम कानूनी भाषा में अडल्ट्री बोलते हैं यानी कि व्यभिचार बोलते हैं, अगर तो वो अडल्ट्री में है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर वो बिना किसी वजह जानबूझ के आपसे अलग रह रही हैं जबकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है आपसे अलग रहने का, या वो आपके साथ किसी भी वजह से रहना नहीं चाहती, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो ये ग्राउंड्स भी अगर आप इनिशियल स्टेज पे यानी कि जब सेक्शन 24 की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उसके ऊपर जब आप ऑब्जेक्शंस देते हैं, अगर उसी टाइम पे अगर आप प्राइमा फेशे ये साबित कर सके, प्राइमा फेशे का मतलब होता है देखते ही जज साहब को पता लग जाए कि हाँ जो मानसिक प्रताड़ना है, जो क्रूअलिटी है वो तो हस्बैंड के साथ हो रही है, तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही ऑब्जेक्शंस में ये मेंशन करके ऑब्जेक्शंस फाइल करके ये साबित कर देते हैं कि वो अडल्ट्री में है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर वो जान के आपसे अलग रह रही है और उनके पास कोई रीज़न नहीं है आपसे अलग रहने का, और बहुत सारे जो ग्राउंड्स भी हो सकते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो जो कोर्ट है वो मेंटेनेंस डिनाई कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे प्रूफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम हमेशा हस्बैंड और वाइफ को ये बात समझाते हैं कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फॉर एग्जांपल अगर वो ग्राउंड है तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तो अगर तो मान लीजिए आपके पास कोई फोटोग्राफ्स है, कोई वीडियोज़ हैं, कोई ऐसी चैट्स हैं, कोई ऐसी रोमांटिक चैट्स है, कोई सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन या एविडेंस है जिससे ये साबित हो सकता है कि आपके पार्टनर का, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, यहाँ पे हम हस्बैंड्स की साइड से बात कर रहे हैं, तो अगर तो आप साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको प्राइमा फेशे ही वो साबित करके रिलीफ मिल जाएगा और कोर्ट जो है मेंटेनेंस ग्रांट करने से डिनाई कर सकती है। ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं वो ये होता है कि मैम जो कोर्ट केस चलाने का जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 की, क्या हम वो एक ही बार क्लेम कर सकते हैं या दोबारा भी हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? देखिए, अगर तो आपको इनिशियली जो अमाउंट ग्रांट हुआ था, जो कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस आपको ग्रांट हुए थे, अगर तो वो सफिशिएंट नहीं है तो आप दोबारा भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कि कोर्ट केस चलाने का खर्चा मांगने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको इनिशियली जो अमाउंट ग्रांट हुआ था वो 11,000 हुआ था या 25,000 हुआ था और अब आपको केस चलाते चलाते 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तो ये तो बहुत लंबा पीरियड है, बहुत लंबा स्पैन है, तो 25,000
25,000 में, 11,000 में तो ये कॉस्ट कवर नहीं होगी। तो इन दैट केस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को, यानी कि केस के हालातों को ध्यान में रखते हुए आप कोर्ट को दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24 रिक्वेस्टिंग कि जो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स है, यानी कि कोर्ट केस चलाने का जो खर्चा है वो दोबारा थोड़ा बहुत ग्रांट किया जाए। और कोर्ट जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए, आपकी बात सुनते हुए, दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद दोबारा जो है एक्सपेंसेस आपको ग्रांट कर सकती है। ठीक है जी। अब मैं आपको ये सूचित कर दूं कि इंस्टाग्राम चैनल पे मैं एलिमनी के ऊपर एक सीरीज चला रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे एलिमनी से रिलेटेड, जो आप लोगों के मिथ्स हैं, जो आप लोगों के डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो मैं हर वीडियो में काफ़ी हफ्तों तक मैं वो सीरीज़ चलाऊंगी और वो कंटेंट आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। यूट्यूब पे थोड़ा सा बाद में पहुँचेगा। यूट्यूब में जो है अभी मैं फोकस जो कर रही हूँ वो हर संडे को सुबह 11:30 बजे 2 लॉन्ग लेंथ वीडियो अपलोड होगी। उसमें मैं एलिमनी के पार्ट्स को आप कवर करूँगी। बाकी जो रील्स हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके एलिमनी से रिलेटेड कंटेंट को भी देखिएगा। ठीक है। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो कंटेंट है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का जो मैंने बनाया है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बनाया है। अब वैसा क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि मैम एलिमनी और मेंटेनेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो एलिमनी और मेंटेनेंस में जो डिफरेंस होता है उसको समझने के लिए पहले हमें एलिमनी और मेंटेनेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो एलिमनी के ऊपर मैं कंटेंट बना चुकी हूँ, उसका मतलब मैं समझा चुकी हूँ। अब मैं मेंटेनेंस का जो कानून है मैं धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए और फिर आखिर में हम एलिमनी और मेंटेनेंस के बीच का कंपैरिजन और डिफरेंस समझेंगे। ठीक है जी। अगर इस विषय को लेकर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम चैनल पे जो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो मेरी एलिमनी, मेंटेनेंस इन सब के ऊपर चल रही है उसको वॉच करते रहिएगा। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।